Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Pokli and इस पीरियड में हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल. ओके, सो प्रीवियसली हमने पढ़ा कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है, फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल. अब हम उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो हमें मदद करते हैं ये डिसाइड करने में कि वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए. ये कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे. पहले हम इसकी ब्रीफिंग कवर करेंगे और उसके बाद हम वन बाय वन इसे डिटेल में कवर करने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि इनसे क्या इन्फ्लुएंस होता है हमारी वर्किंग कैपिटल पे. चलिए तो शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, दैट इज लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल. आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितना लंबा जाने वाला है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी वर्किंग कैपिटल कितनी होगी ना. यहाँ पे दो चीज़ें आई कि ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, पहले वो तो पता होना चाहिए. तो बेटा वो तो मैं तभी बताऊंगी जब हम उस पॉइंट को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर रहे होंगे. बट फिलहाल के लिए समझ जाओ, ऑपरेटिंग साइकिल जितनी लंबी होगी उतना ज़्यादा तुम्हें वर्किंग कैपिटल रखना पड़ेगा. ऑपरेटिंग साइकिल जितनी छोटी होगी उतना कम वर्किंग कैपिटल तुम अफोर्ड कर सकते हो. अच्छा, यहाँ पे तुम फोकस करना, जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ कि कितना ज़्यादा होगा तो उसमें उतना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा, कितना कम होगा तो उसमें उतना वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा. ये जो दो लाइंस रहेंगी ना, ये सारे पॉइंट्स में आएंगे और सारे पॉइंट्स की ये दो लाइन से ही आपको पूरी कॉन्सेप्ट याद रहेगी, तो उस पर फोकस कर लेना. स्केल ऑफ ऑपरेशन, कितना बड़ा स्केल है आपका ऑपरेशन का. लार्ज स्केल है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, कम स्केल है तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम होगी. फिक्स कैपिटल में भी तो हमने यही पढ़ा था. जब हम फिक्स कैपिटल के फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे तो हमने यही तो बात की थी कि फिक्स्ड कैपिटल उतना लगता है जितना आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है. बड़ा स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब ज़्यादा फिक्स कैपिटल, छोटा स्केल ऑफ ऑपरेशन मतलब कम फिक्स कैपिटल. यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है. सीजनल फैक्टर्स, क्या आपकी कंपनी, क्या आपकी इंडस्ट्री एक पर्टिकुलर सीजन में चलती है तो उस पर्टिकुलर सीजन में आपका ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चले लगेगा. बाकी सीजन्स में इतनी ठंडी मतलब इतनी ज़्यादा नहीं चलती है, ठंडी पड़ी रहती है, तो कम वर्किंग कैपिटल लगेगा. क्रेडिट अलाउड, आपको कोई कितना क्रेडिट अलाउ करता है उस पर भी डिपेंड करता है आपको अपने पास कितना वर्किंग कैपिटल रखना चाहिए. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, आप कितना एफिशिएंटली परफॉर्म कर लेते हैं अपने ऑपरेशंस को, उस पर भी डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल. लेवल ऑफ कंपटीशन, आपके आसपास आपसे compete करने वाले कितने लोग हैं, उस पर भी डिपेंड करता है आपका वर्किंग कैपिटल. ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं उस पर भी डिपेंड करेगा आपका वर्किंग कैपिटल. ये मैंने ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं समझाया क्योंकि जब मैं आपको फिक्स्ड वाला समझा रही थी, फिक्स वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स अफेक्टिंग, तो मैंने ये ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर किए हुए हैं, इसलिए मैं आपको ब्रीफिंग में बहुत ही हल्के में बता रही हूँ. नेचर ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस किस तरह का है, इज इट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फिर ट्रेडिंग वाला है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी. बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, आपकी बिजनेस साइकिल कैसे चलती है, उतार चढ़ाव कितना फ्रीक्वेंट है आपके यहाँ पे, उस पर भी डिपेंड करता है वर्किंग कैपिटल. टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन साइकिल, किस लेवल की टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं, आपका प्रोडक्शन साइकिल किस तरह का है, इस पर भी डिपेंड करेगा आपका वर्किंग कैपिटल. क्रेडिट अलाउड और क्रेडिट अवेल्ड दो अलग अलग पॉइंट्स हैं. क्रेडिट अलाउड मतलब सामने वाले ने आपको कितना अलाउ किया हुआ है, क्रेडिट अवेल मतलब आपने ऑलरेडी कितना अवेल मतलब कितना यूज़ कर लिया है, कितना आपका रिमेनिंग है उस लिमिट में से, उसके बारे में बात हो रही है. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, आपके रॉ मटेरियल्स कितनी फ्रीक्वेंटली और कितनी ईजिली आपको मिल सकते हैं, कहाँ पे हैं आपकी कंपनी, कहाँ पे है, कितनी दूरी है, आने जाने में कितना खर्चा आता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होती है, उन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है. इन्फ्लेशन, महंगाई पे, महंगाई मतलब एक जनरल प्राइस राइज, जब एक जनरल प्राइस राइज होता है तो उसको हम बोलते हैं महंगाई या फिर इन्फ्लेशन. इस पे भी डिपेंड करेगा कि वर्किंग कैपिटल कितनी रखनी है. सो यहाँ पे मैंने बिल्कुल ऐसे चुटकियों में आपको समझा दिए सारे पॉइंट्स, लेकिन अब हम पढ़ेंगे इसे डिटेल में हर एक पॉइंट को अच्छे से डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, सो दैट ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए अच्छे तरीके से और आपको पेपर में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े. सो फैक्टर्स अफेक्टिंग कितने हो गए, ये सारे फैक्टर्स हो गए एंड विल बी मूविंग टू आवर फर्स्ट फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ बिजनेस. नेचर ऑफ बिजनेस ये क्या बोलता है, देखो यहाँ पे हम लेते हैं एक स्टोरी, किसकी, दो दोस्तों की. पहले दोस्त का नाम है गुंटू, थोड़ा अटपटा नाम है लेकिन नाम तो है.
जो दूसरा दोस्त है उसका नाम है चिंटू। तो चिंटू और घुंटू दोनों अच्छे दोस्त थे। दोनों ने सोचा कि हम टी शर्ट बिजनेस स्टार्ट करते हैं। किसका बिजनेस स्टार्ट करते हैं? टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं। घुंटू ने बोला मैं तो लगाऊंगा एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसमें मैं मशीन्स इंपोर्ट करूंगा ऑल द वे फ्रॉम चाइना। अब मैं बार बार चाइना से ही क्यों बोलती हूँ मशीन्स इंपोर्ट करने के लिए? क्योंकि चाइना से ही ज़्यादातर लोग अपनी मशीन्स इंपोर्ट करते हैं और हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी हद तक बचता है क्योंकि लैंड के थ्रू ही पूरी मशीनरी आ जाती है। एनीवेज, मशीन हमने इंपोर्ट की कहाँ से? चाइना से करी। अब इस मशीन पे काम करने के लिए रॉ मटेरियल्स भी चाहिए रहता था, तो ये रॉ मटेरियल्स भी परचेज करता रहता था हर चौथे दिन। ये हो गई किसकी कहानी? घुंटू की कहानी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चिंटू की कहानी। चिंटू ने बोला मुझे भी टी शर्ट बिजनेस ही स्टार्ट करना है, लेकिन मैं मैन्युफैक्चरिंग का नहीं करूँगा, मैं करूँगा ट्रेडिंग का बिजनेस स्टार्ट। ठीक है, मैं कहीं से टी शर्ट बनी बनाई लाऊंगा, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करूँगा और उसे कहीं और सेल कर दूँगा। मेरे से ये परचेजिंग के इसके उसके चक्कर में नहीं पड़ा जाता। तो घुंटू जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करने वाला था मशीन्स की मदद से रॉ मटेरियल्स लाके, वहीं पे चिंटू फिनिश प्रोडक्ट डायरेक्टली खरीद के ला रहा था और उसे ही आगे बेच रहा था अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके। अब काम की बात आएगी, अभी तक तो सिर्फ स्टोरी थी, अब काम की बात आ रही है। मशीन हो जाता है आपका फिक्स एक्सपेंडिचर जिसके ऊपर खर्च होता है आपका फिक्स्ड कैपिटल, लेकिन रॉ मटेरियल होता है आपका करंट असेट और सॉरी योर करंट थिंग, और इस पे जो स्पेंड होता है वो होता है आपका वर्किंग कैपिटल। मशीन्स पे जो स्पेंड हुआ वो क्या हुआ? फिक्स्ड कैपिटल। यहाँ जो स्पेंड हुआ वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। दोनों में डिफरेंस है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ रॉ मटेरियल यहाँ पे कंसिडर करना है। तो घुंटू को जब भी प्रोडक्शन बढ़ानी होती है उसे रॉ मटेरियल्स क्या करने पड़ते हैं? इंक्रीज करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उसका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। ऑन द अदर साइड चिंटू भी खरीद के ला रहा है टी शर्ट, तो यहाँ पे चिंटू वाले केस में ये रॉ मटेरियल खरीद रहा है या फिर सेल प्रोडक्ट खरीद रहा है, मतलब फिनिश प्रोडक्ट खरीद रहा है? दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ प्रॉपर डिफरेंस है, रॉ मटेरियल खरीदे उसे प्रोसेस करेगा और फिर फिनिश गुड्स में प्रोडक्ट वो चेंज करेगा। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जो चीज़ खरीद के आ रहा है उससे ही आगे बेच रहा है। तो वो जो मानो खरीद के आ रहा है वही उसका रॉ मटेरियल है और वही उसका फिनिश प्रोडक्ट है। ऐसी कोई भी बाइफिकेशन नहीं है यहाँ पे चीज़ों की। ऐसे सिनारियो में ये बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो आपके करंट वो होते हैं, मतलब वर्किंग कैपिटल होती है, वो ज़्यादा खर्च होती है क्योंकि वो इंडिविजुअली इस नाम से आती है। रॉ मटेरियल्स के नाम से आना मतलब क्या? वर्किंग कैपिटल खर्च होना। यहाँ पे एज सच कोई बाइफिकेशन नहीं है, इसलिए हम बोल सकते हैं ट्रेडिंग में वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा नहीं होती क्योंकि प्रोसेसिंग नहीं होती है। सो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ट्रेडिंग वाले में वर्किंग कैपिटल उतना नहीं लगेगा। फिक्स कैपिटल के साथ भी यही चीज़ थी। फिक्स कैपिटल भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ज़्यादा लग रहा था क्योंकि हम यहाँ पे मशीन्स लगा रहे थे। ट्रेडिंग में नहीं लग रहा था क्योंकि कोई मशीन्स नहीं थी। यहाँ ये बोलते हैं नेचर ऑफ बिजनेस में, द बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंसेस द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। आपका बिजनेस किस नेचर का है उस चीज़ पे डिपेंड करता है आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। A trading organization usually needs a smaller amount of working capital. ट्रेडिंग यूनिट की जब हम बात करते हैं उसमें वर्किंग कैपिटल थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू अ मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के कंपैरिजन में। दिस इज़ बिकॉज देर इज़ यूजुअली नो प्रोसेसिंग। हम सबको पता है ट्रेडिंग वाले में प्रोसेसिंग बिल्कुल नहीं होती, जो खरीदा होता है माल उसी को आगे फॉरवर्ड करते हैं। देयरफॉर देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। इसलिए रॉ मटेरियल्स और फिनिश्ड गुड्स में कोई अंतर नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई टी शर्ट खरीद के आ रहा है तो वही उसका रॉ मटेरियल है और वही उसका फिनिश प्रोडक्ट है, तो ऐसे कुछ कोई बाइफिकेशन नहीं है।
Sales can be affected immediately upon the receipt of material, sometimes even before that. In a manufacturing business, however, raw material needs to be converted into finished goods before any sales become possible. ये बोलते हैं कि भैया ट्रेडिंग वाले के साथ ये फायदा होता है कि उसकी साथ ही साथ सेल हो जाती है, कहीं से खरीद के आया और साथ ही साथ सेल हो गई, और कभी कभी तो खरीदने से पहले ही सेल हो जाती है वो एडवांस ऑर्डर वाली चीज़ में। मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल आते हैं, फिर वो प्रोसेस होते हैं, फिर वो फिनिश गुड्स में बनते हैं, और फिर ही वो सेल हो पाते हैं। Needs to be converted. Other factors remaining the same, trading business requires less working capital. Similarly, service industries which usually do not have maintained inventory require less working capital. So ये बोलते हैं बाकी चीज़ें अगर समान रहें तो ट्रेडिंग कंपनी में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सेम गोज़ फॉर सर्विस सेक्टर में भी उतनी ज़्यादा इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं होती है। सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच वहाँ पे भी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है। सो सिंपल सा फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे इसे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, ट्रेडिंग यूनिट है वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है और यही फॉर्मूला आपको अपने नोटबुक में लिखना है। जब नोट्स बना रहे होगे ना, जब मैंने समझाए थे तुम्हें कि समरी नोट्स बनाया करो, 1 पेजर नोट्स बनाया करो, तो 1 पेजर में आपको सिर्फ यही कॉन्सेप्ट लिखनी है, इतना सबका रिप्लेसमेंट है ये, ऐसे मानो। और समरी में हम यही करते हैं कि छोटे छोटे वे में हम पूरी चीज़ तैयार कर देते हैं। चलिए, ये हो गया हमारा क्या, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। लेट्स मूव टू second point of this particular thing, that is scale of operations. Scale of operation में क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं जितना छोटा आपका स्केल ऑफ ऑपरेशन होगा उतना ही कम खर्चा आपको वर्किंग कैपिटल पे करना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या हुआ, ये एक बिजनेस था जो कि दिन में, ये भी टी शर्ट बिजनेस ही था, ठीक है, टी शर्ट का बिजनेस हो रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में, और एक दिन में ये सिर्फ 10 टी शर्ट बनाते हैं। इनकी स्पेशलिटी है ये कस्टमाइज टी शर्ट बनाते हैं, तो सिर्फ दिन की 10 टी शर्ट बनती हैं। 10 टी शर्ट बनने में 1 थान लग जाता है। दूसरी तरफ एक कंपनी थी जो मशीन से पूरा वर्क करती थी, ये भी टी शर्ट बिजनेस में थी, और ये बनाती थी दिन की 5 लाख टी शर्ट। दिन की कितनी, 5 लाख टी शर्ट। ये दिन की कितने बनाते थे, 10 टी शर्ट। मतलब इनकी जो स्केल ऑफ ऑपरेशन थी वो क्या थी, कम थी। यहाँ पे मैंने थान का रेफरेंस क्यों दिया है, क्योंकि थान क्या है, हमारा रॉ मटेरियल है। हमारा रॉ मटेरियल मतलब क्या, हमारी वर्किंग कैपिटल। जो खर्चा रॉ मटेरियल पे हुआ होगा वो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल कहलाया जाएगा ना। तो हमारी वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कितनी थी, सिर्फ 1 थान की थी। लेकिन ऑन द अदर साइड यहाँ पे हम देखें तो हमें कितने सारे थान लेने पड़ेंगे, कितने सारे थान लेने पड़ेंगे। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। छोटा सा एग्जाम्पल लो, तुम्हारे घर में है पार्टी, ठीक है, मम्मी ने सोचा है कि मैं बनाऊंगी क्या, मोतीचूर के लड्डू। 2 पार्टीज थी तुम्हारे घर पे, एक पार्टी थी एक दिन, दूसरी पार्टी थी 1 हफ्ते बाद। इस पार्टी में सिर्फ घर के लोग होने वाले थे, इस पार्टी में पूरे गांव के लोग आने वाले थे। मम्मी ज़्यादा लड्डू कौन सी वाली पार्टी में बनाएगी, इसमें या इसमें? ऑब्वियसली इसमें, जिसमें पूरा गांव आने वाला था। तो यहाँ पे स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या था, कम था। यहाँ स्केल ऑफ ऑपरेशन क्या था, ज़्यादा था। यहाँ पे लड्डू बनाने के लिए कितना सामान लाया गया होगा, इतना सा, लेकिन वही सामान यहाँ पे बहुत सारा हो गया होगा क्योंकि लड्डू भी ज़्यादा बनाने हैं। तो जितना आपका प्रोडक्शन लेवल होगा उसी पे तो बेस्ड आपका उसका इनिशियल खर्चा होगा, रॉ मटेरियल्स का खर्चा होगा। यहाँ पे आप बहुत कम प्रोडक्शन करते थे तो रॉ मटेरियल्स भी कम लगेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ विच वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगी। ऑन द अदर साइड यहाँ पे आपका प्रोडक्शन लेवल बहुत हाई है, जिसके कारण आपके रॉ मटेरियल्स भी ज़्यादा लगेंगे और जिसके कारण आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा, मतलब वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। सो यहाँ पे जो आपको एक वो याद रखना है वो ये होगा,
स्केल ऑफ ऑपरेशन हाई है, लंबा बड़ा है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। स्केल ऑफ ऑपरेशन लो है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, लो होगी। तो ये आपको बॉक्स के अंदर जो चीज़ लिखी हुई है यही नोट करनी है। अगेन ये रिप्लेसमेंट है इसका। यहाँ ये बोलते हैं फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट ऑन हायर स्केल ऑफ ऑपरेशन द क्वांटम ऑफ इन्वेंट्री एंड डेटर्स रिक्वायर्ड इज जनरली हाई। ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि बहुत बड़े स्केल पे काम करती हैं उनका इन्वेंट्री और डेटर्स का क्वांटम भी ज़्यादा होता है। सच ऑर्गेनाइजेशन देयरफॉर रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फिर क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट ऑन अ लोअर स्केल। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि लोअर स्केल पे ऑपरेट करती है उनके कंपैरिजन में इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। सो ये था हमारा स्केल ऑफ ऑपरेशन। याद रखने वाली बात ये है, लेकिन ये ऐसे रट्टे मारने वाली बात नहीं है, इसको तुम समझना उसके बाद याद रखना, तो इससे तुम्हारा काम चल जाएगा। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, दैट इज बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल, ओके। वो मूवी किस किसने देखी है, बदमाश कंपनी, शाहिद कपूर की? आई गेस ज़्यादातर लोगों ने देखी होगी। जिन्हें नहीं देखी मैं बता देती हूँ उसका मेन थीम क्या था। शाहिद कपूर एक कंपनी में काम करता है जहाँ पे ऐसी शर्ट्स प्रोड्यूस हो जाती हैं जिनका कलर बदलता है, मतलब हर धो के बाद उनका कलर बदलता है। आप सोचिए, एक बार आपने उसे धोया वो ब्लू कलर की थी, दूसरी बार धोया वो पर्पल हो गई, तीसरी बार धोया वो लाइट ब्लू हो गई, फिर वो ग्रीनिश हो गई। ऐसी वो शर्ट्स थी एक्चुअली। अब होता क्या है कि इनिशियली उनका प्रोडक्शन कहीं चल नहीं पाता क्योंकि लोगों को लगता है अरे ऐसी बेकार शर्ट्स कौन खरीदेगा। बट फिर शाहिद सोचता है एक आइडिया के बारे में कि क्यों ना ये शर्ट्स हम बहुत ही ज़्यादा फेमस लोगों को पहना दें, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना उनको पहना दें, क्योंकि वो पहनेंगे दूसरे देखेंगे तो वो भी खरीदेंगे। तो ऐसा ये आइडिया उसका वर्क कर गया और ज़्यादातर लोग उन सब शर्ट्स को खरीदने के लिए पहुंच गए। उस टाइम पे उस कंपनी की प्रोडक्शन बूम पे चल रही थी। उस टाइम पे मार्केट में उस कंपनी के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई थी, इवन सप्लाई भी पूरी नहीं हो पा रही थी। सोचिए उसका इससे क्या लेना देना है, तो समझिए। ये बोलते हैं कि बिजनेस में एक ऐसा पॉइंट आता है जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई होती है, जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई होती है। शाहिद कपूर की मूवी के थ्रू मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि उस टाइम पे उसकी पर्टिकुलर शर्ट की डिमांड बहुत हाई थी। ऐसी पर्टिकुलर चीज़ सबकी लाइफ में आती है। एक टाइम था जब नोकिया की बहुत डिमांड थी, एवरीबडी वांटेड टू परचेज नोकिया। फिर सैमसंग की डिमांड आई, एवरीबडी वांटेड टू परचेज सैमसंग। फिर एप्पल की आई, फिर वन प्लस की आई। तो ऐसे हर एक को ना मतलब लाइफ में एक बार बहुत बूम वाला पीरियड देखने को मिलता है। तो जब बिजनेस का बूम वाला पीरियड चल रहा होता है, ऐसा पीरियड चल रहा होता है जब उनके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत हाई होती है, तो ऐसे टाइम पे उनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है। ज़्यादा प्रोडक्ट्स बेचने हैं मार्केट में तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनाने पड़ेंगे तो रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेंगे, रॉ मटेरियल ज़्यादा लगेंगे मतलब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लग रही है ना। एंड देन देयर आर फेजेस जब आपके प्रोडक्ट की डिमांड गिर जाती है, जैसे हमने देखा है सैमसंग, नोकिया ने जितना जितना चढ़ाव देखा है उतना उतार भी देखा है। सैमसंग के साथ भी ऐसा हुआ, सैमसंग ने जितना एक हाइप क्रिएट हुआ था सैमसंग हर एक इंसान वही खरीदता था, आज वो गिर भी गया है। तो एक ऐसा भी टाइम आता है जब आपका बिजनेस क्या हो जाता है, डूब जाता है। डूबता नहीं है मतलब बहुत नीचे चला जाता है, आपके प्रोडक्ट्स की मांग बहुत कम हो जाती है। ऐसे टाइम पे आप कम प्रोडक्शन करेंगे क्योंकि डिमांड नहीं है मार्केट में। डिमांड कम होने के कारण प्रोडक्शन कम होती है, प्रोडक्शन कम होने के कारण रॉ मटेरियल कम होते हैं, रॉ मटेरियल कम होंगे मतलब वर्किंग कैपिटल कम होगी। तो बिजनेस साइकिल का मतलब है कि जब आपके प्रोडक्ट की बूम वाली सिचुएशन होती है तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है।
ऑन द अदर साइड जब आपके प्रोडक्ट की मांग गिर जाती है तो आपके रॉ मटेरियल्स की डिमांड भी कम होती है ऑब्वियसली, क्योंकि प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो रॉ मटेरियल्स लेके क्या करोगे तुम, और उस टाइम पे आपकी वर्किंग कैपिटल की डिमांड भी क्या होती है, कम होती है। वापस आते हैं यहाँ पे, ये बोलता है different phases of business cycle affect the requirement of working capital by a firm. In case of boom, the scale as well as the production are likely to be larger and therefore larger amount of working capital is required. As against this, the requirement for working capital will be lower during the period of depression. Boom के time पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिप्रेशन के टाइम पे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, कम होगी। और यही तो है हमारा सार, हमारी समरी इस पूरे चीज़ की जो हम अपने सारे उसमें पढ़ रहे हैं। तो ये दिस इज़ द एंड रिजल्ट जो आपको नोट डाउन करना है, ये इसका रिप्लेसमेंट है। चलिए मूव करते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, विच इज सीजनल फैक्टर्स। देखो सीजनल फैक्टर्स क्या बोलता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक सीजन में चलती हैं। फर्स्ट से ब्लैंकेट्स। अब भाई बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो गर्मी के मौसम में ब्लैंकेट करके सोते हैं, अनलेस एंड अनटिल आपके यहाँ पे बहुत हाई पावर वाला एसी हो जिसमें आपको ठंड लगती हो, आप ठिठुरते हो और आप उसके कारण ब्लैंकेट लेते हो। बट लोगे भी तो बहुत हल्के वाले लोगे, ज़्यादा भारी वाला नहीं लोगे। तो हम यहाँ पे मोटा मोटा ये बोल सकते हैं कि ब्लैंकेट यूजुअली विंटर्स में इस्तेमाल होते हैं। ब्लैंकेट्स कब इस्तेमाल होते हैं, विंटर्स में होते हैं। तो इनकी डिमांड कब हाई होगी, ऑब्वियसली विंटर में ही होगी। भाई ये डिमांड सप्लाई वाली चीज़ें समझते हो कि नहीं समझते हो, इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आपने 11th-12th में कि किसी भी प्रोडक्ट की अगर डिमांड हाई होती है, सप्लाई कम होती है, तो प्राइस क्या होते हैं, राइज करते हैं। या फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि जिस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है तो उसको बेचने वाले लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं सो दैट डिमांड को सेटिस्फाई कर पाएँ। तो ये बोलते हैं विंटर्स में डिमांड किसकी, ब्लैंकेट की ज़्यादा होगी। तो मतलब इनकी प्रोडक्शन भी अपन को ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब हमें प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी तो हमें ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे। ज़्यादा रॉ मटेरियल खरीदने पड़ेंगे मतलब वर्किंग कैपिटल भी हाई रहेगा उस टाइम पे। ध्यान से सुनना, विंटर्स में ब्लैंकेट्स की डिमांड ज़्यादा होती है जिसके कारण उसका प्रोडक्शन भी ज़्यादा करना पड़ता है। अगर हमें डिमांड को सेटिस्फाई करना है तो प्रोडक्शन तो ज़्यादा करना ही पड़ेगा। एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो रॉ मटेरियल्स खरीदे जाते हैं विंटर के टाइम पे वो ज़्यादा होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ इट वर्किंग कैपिटल विंटर के टाइम पे ज़्यादा चाहिए होती है। सही बोला कि नहीं बोला? लेकिन वहीं पे अगर हम समर्स की बात करें तो समर्स में नोबडी वांट्स ये ब्लैंकेट्स वाला चीज़, तो समर्स में इसकी प्रोडक्शन भी उतनी नहीं होगी। प्रोडक्शन उतनी नहीं होगी तो रॉ मटेरियल उतने नहीं चाहिए होंगे, रॉ मटेरियल उतने नहीं चाहिए होंगे तो वर्किंग कैपिटल उतनी नहीं चाहिए होगी। तो ये बोलते हैं ऐसी चीज़ें जो एक पर्टिकुलर सीज़न में ही प्रोड्यूस की जाती हैं या एक पर्टिकुलर सीज़न में ही मांगी जाती हैं लोगों द्वारा, तो उस पर्टिकुलर सीज़न में उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है इन कंपैरिजन टू अदर सीजन्स। वैसे मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा वो बता देती हूँ कि ब्लैंकेट बिजनेसेस क्या करते हैं, ये समर्स में ही ब्लैंकेट प्रोड्यूस कर लेते हैं। इनको लगता है भैया विंटर में तो अपन को बेचना है ना, तो विंटर के लिए वो चीज़ छोड़े ही क्यों, मतलब उसी टाइम प्रोड्यूस करे उसी टाइम बेचे, उसी टाइम प्रोड्यूस करे उसी टाइम बेचे, ऐसे में बहुत गड़बड़ी हो जाएगी मार्केट में। तो नॉर्मली वो समर्स में ही प्रोडक्शन करके रखते हैं। तो ऐसा माने मोटा मोटा कि समर्स में उसकी रॉ मटेरियल्स की वो क्या होती है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, विंटर्स में वो कम हो जाती है क्योंकि विंटर्स में वो बेचने पर फोकस करते हैं। बट ये मैंने आपको अंदर की बात बताई है, बट एग्जाम्पल हम ऐसे ही याद रखेंगे, ठीक है। ब्लैंकेट की रिक्वायरमेंट विंटर्स में ज़्यादा है तो प्रोडक्शन उसका ज़्यादा है, प्रोडक्शन ज़्यादा है तो रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदने पड़ रहे हैं, रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीदने पड़ रहे हैं मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, हाई है। चलिए वापस आते हैं यहाँ पे, ये बोलते हैं मोस्ट बिजनेस हैव सम सीजनैलिटी इन देयर ऑपरेशन। बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें सीजन वाइज काम होता है। इन पीक सीजन, पीक सीजन मतलब वो सीजन जब आपकी बिक्री सबसे ज़्यादा होती है,
पीक सीजन मतलब कौन सा सीजन? जब आपकी बिक्री सबसे ज़्यादा होती है। ऐसे सीजन्स में हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी चलती है, लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल लगता है एज अगेंस्ट द अदर सीजन्स, लीन सीजन। तो पीक सीजन है तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, लीन सीजन है तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। बस यही बात याद रखनी है आपको, ठीक है। पीक सीजन है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, लीन सीजन है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगा। दैट्स इट, ये वाले पॉइंट में बस इतना ही। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल, अब इसका मतलब क्या है? ये बोलते हैं कि एक पॉइंट आता है जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में रॉ मटेरियल आते हैं, फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है, 10 और स्टेप्स होते हैं और फिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट तक का जो सफ़र होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। सो रॉ मटेरियल जब आते हैं वहाँ से फिनिश प्रोडक्ट में जब वो कन्वर्ट होता है, ये पूरा क्या कहलाया जाता है? प्रोडक्शन साइकिल। अब इनका क्या कहना है? ये बोलते हैं कि भैया जितना छोटा आपका प्रोडक्शन साइकिल होगा उतना कम वर्किंग कैपिटल आप रखिए, चल जाएगा। लेकिन जितना लंबा आपका प्रोडक्शन साइकिल होगा उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपको रखना पड़ेगा। अब ऐसा क्यों बोला है इन्होंने? चलिए जान लेते हैं। प्रोडक्शन साइकिल, रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट तक का सफ़र। छोटा हुआ तो कम वर्किंग कैपिटल, ज़्यादा लंबा हुआ तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल। क्यों? देखो, मैं आज रॉ मटेरियल लाई हूँ, 3 दिन में वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, 3 दिन बाद मैं उसे सेल कर दूँगी, मुझे पैसे मिल जाएंगे, मैं फिर से रॉ मटेरियल खरीद लूँगी और मेरी गाड़ी यूँ चलती जाएगी। तो कंटिन्यूसली सेल होता जा रहा है, कंटिन्यूसली पैसे आते जा रहे हैं और कंटिन्यूसली उसी पैसे के साथ मैं एक्स्ट्रा मतलब नेक्स्ट परचेज कर रही हूँ। तो वर्किंग कैपिटल मेरा कितना लगा? जो एक बार इनिशियल लगाया था, या हो सकता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लग रहा हो। मान लो इनिशियली मैंने लगाया 10 रुपये, तो अगली बार मुझे शायद 2 रुपये और डालने पड़े, 3 रुपये और डालने पड़े। लेकिन जब जब आपकी प्रोडक्शन साइकिल लंबी होती है तो आपने आज रॉ मटेरियल खरीदा, मतलब आपने आज पैसे पे करे हैं रॉ मटेरियल खरीदने पे। अब रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट बनाते बनाते लग गए आपको, फर्स्ट से मैं बोलती हूँ 51 डेज, ठीक है, 51 डेज। अब 51 डेज तक आपका पैसा इसी पूरी एक्टिविटी में ब्लॉक्ड रहने वाला है। तो आपको अगर नेक्स्ट रॉ मटेरियल खरीदना है ना, उसके लिए आपको अलग पैसा चाहिए, क्योंकि आपको यहाँ से अभी कोई पैसा रियलाइज नहीं हो रहा है। दोबारा समझिएगा, वर्किंग कैपिटल कम लगेगी कौन से टाइम में? जब प्रोडक्शन साइकिल छोटा है। क्यों? रॉ मटेरियल खरीदे, आज खरीदे, मतलब आपने थोड़ा सा पैसा लगाया, वर्किंग कैपिटल लगाया, 3 दिन बाद वो रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया और वो सेल हो गए, आपको वहाँ से पैसा मिल भी तो जाएगा। आपने आज पैसा लगाया, 4 दिन बाद पैसा आपके पास आ गया। आपने आज पैसा लगाया, 4 दिन बाद पैसा आपके पास आ गया। आज पैसा लगाया, 4 दिन बाद पैसा आ गया। तो कितनी फ्रीक्वेंटली पैसा आ जा रहा है। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम है, क्योंकि आज जो आप पैसा लगा रहे हैं 4 दिन बाद वो आपके अकाउंट में आ ही रहा है ना, तो एक्स्ट्रा और पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन साइकिल 51 डेज की है, मतलब आपने आज पैसा लगाया, फॉर से आपने 10,000 खर्च किया रॉ मटेरियल पे, अब 10,000 रुपये 51 डेज के लिए इसमें ब्लॉक्ड रहने वाले हैं। आपको नया कोई पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि प्रोडक्शन साइकिल 51 डेज की होगी। फिनिश प्रोडक्ट बनाते बनाते 51 दिन लग गए होंगे आपको, उसके बाद वो बिकेगा, उसके बाद पैसा आपके अकाउंट में आएगा। जो चीज़ यहाँ पे 3-4 दिन में हो रही थी, वहाँ पे आपको 50-51 दिन वेट करना पड़ रहा है। तो आपको नेक्स्ट रॉ मटेरियल का स्लॉट भी तो खरीदना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा लाना पड़ेगा बिजनेस में, क्योंकि पुराने वाले को अभी रियलाइज़ करने में टाइम लगेगा, पुराने वाले को वापस आने में टाइम लगेगा।
सो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल एक बार लगाए, 2 बार लगाए, 3 बार लगाए, ऐसा हो सकता है ज़्यादा बार लगानी पड़े और लगती भी है। तो प्रोडक्शन साइकिल जितना छोटा वर्किंग कैपिटल उतनी कम, प्रोडक्शन साइकिल जितना लंबा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा। वापस आ जाते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन साइकिल छोटी वर्किंग कैपिटल कम, प्रोडक्शन साइकिल बड़ी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। तो ये बोलता है हमारा ये वाला पॉइंट, प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पैन बिटवीन द रिसिप्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स। Some businesses have a longer production cycle while some have a shorter one. कुछ businesses की लंबी production cycle होती है, कुछ की कम होती है। Duration and length of the production cycle affects the amount of fund requirement for raw material and expenditures. ड्यूरेशन, जितनी लंबी प्रोडक्शन साइकिल होगी उतना एक्स्ट्रा आपको रॉ मटेरियल के लिए पैसा डालते रहना पड़ेगा बार बार बाहर से, क्योंकि वो पैसा जो आपने अभी खर्च किया है वो ब्लॉक्ड रहने वाला है लंबे समय के लिए। Consequently, working capital requirement is higher in firms with longer processes cycle and lower in firms with shorter process cycles. सेम चीज़ जो मैंने यहाँ पे लिखी है वही चीज़ आपको लिखनी है। बॉक्स वाला लिखूँ तो प्रोडक्शन साइकिल बड़ी, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, प्रोडक्शन साइकिल छोटी, वर्किंग कैपिटल कम। ठीक है, दिस इज द थिंग। चलिए मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड क्या है? देखो, मेरे पास लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए, ठीक है, मैं उनको उधारी पे सामान दे रही हूँ, मैं उनको क्या कर रही हूँ, उधारी पे सामान दे रही हूँ। मेरे पास आया कोई इंसान, मैंने उसे उधारी पे क्या दिया, क्रेडिट पे सेल किया, उसने बोला 2 महीने बाद लौटाऊंगा, 2 मंथ्स का टाइम लेके गया, ठीक है। दूसरा बंदा आया, उसको मैंने क्रेडिट पे सामान बेचा, उसने बोला मैं 4 महीने बाद लौटाऊंगा। आप सोचिए नॉर्मल बिजनेस कैसे चलता है, आप कोई सामान खरीदते हैं जिसके लिए आप पैसा लगाते हैं, जो आपका वर्किंग कैपिटल कहलाया जाता है, आप उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और उसे आगे बेच देते हैं और आगे आपको मिलते हैं पैसे उससे, जिससे आप वापस से अपना रॉ मटेरियल खरीदते हैं। यही साइकिल चलती है, रॉ मटेरियल खरीदा, प्रॉफिट कमाया, उसके ऊपर सेल करके पैसे आए और दोबारा से रॉ मटेरियल खरीद लिया। अब आप सोचो ये वाले एग्जाम्पल में, क्रेडिट देने वाले एग्जाम्पल में, आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, प्रॉफिट ऐड कर रहे हो, सेल कर रहे हो, पर क्या पैसा आ रहा है? अभी नहीं आ रहा। वो पैसा 2 महीने बाद आएगा, वो पैसा 4 महीने बाद आएगा। तो पर आपको ये साइकिल तो दोबारा से स्टार्ट रखनी है, आपको रॉ मटेरियल तो दोबारा से खरीदना है। पैसा आया नहीं है, सेल हो गई है, जस्ट लाइक प्रीवियस वाला पॉइंट। प्रीवियस वाले पॉइंट में क्या हो रहा था कि पैसा नहीं आ रहा था, यहाँ पे भी पैसा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने लोगों को उधारी पे सामान दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल लगाई आपने, प्रॉफिट कमाया, सेल करा, लेकिन अभी तक हार्ड कैश आपके हाथ में नहीं आया है, क्योंकि उनको आपने क्या दे दिया था, उधारी पे सामान दिया था। अब ये उधारी 2 महीने बाद आएगी, बट आपको नेक्स्ट वर्किंग कैपिटल के लिए, मतलब नेक्स्ट रॉ मटेरियल्स के पैसा खर्च करना है, तो आपको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लाना पड़ेगा, आपको एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल लाना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा आपको मिलने वाला था जिससे आप अपना रॉ मटेरियल खरीदते, वो अभी उधार वाले लोगों के पास पड़ा हुआ है। दोबारा से समझिएगा, एक इंसान था 2 महीने के क्रेडिट पे सामान लेके गया, एक इंसान था 4 महीने के क्रेडिट पे अपना सामान लेके गया। वर्किंग क्या मतलब, आपने रॉ मटेरियल लाया, रॉ मटेरियल में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, सेल किया, बट पैसे नहीं आए क्योंकि ये दोनों क्रेडिट वाले थे। पर आपको दोबारा से रॉ मटेरियल तो ला नहीं है, तो आपको अपनी तरफ से दोबारा से पैसा डालना पड़ेगा। वहीं पे अगर ये क्रेडिट वाली चीज़ नहीं होती तो कैसे चलता बिजनेस? रॉ मटेरियल आते, प्रॉफिट ऐड होता, सेल होता, पैसे आते और उसी पैसे से रॉ मटेरियल खरीद लिया जाता। अलग से कोई पैसा इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन क्योंकि आपने क्रेडिट पे दे दिया तो पैसा वहाँ से मिला नहीं, तो आपको अलग से पैसा डालना पड़ा।
ये बोलते हैं डिफरेंट फर्म अलाउज डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू देयर कस्टमर्स। अलग अलग फर्म्स अपने कस्टमर्स को अलग अलग क्रेडिट फैसिलिटी देती है। दीज डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट अ फर्म फेसेस एज वेल एज द क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द क्लाइंटल। ये बोलते हैं कि भैया आप ये चीज़ जो है क्रेडिट कितने पे देना है, ये काफ़ी हद तक लेवल ऑफ कंपटीशन पे डिपेंड करता है। आपके साथ बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, आपको उनसे आगे बढ़ने के लिए कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटी तो कस्टमर को देनी पड़ेगी। तो आपको उसको फैसिलिटी किस रूप में देते हो? क्रेडिट के रूप में देते हो। A liberal credit policy results in higher amount of debtors, increasing the requirement of working capital. जितनी आप अपनी क्रेडिट पॉलिसी लिबरल रखेंगे, मतलब जितनी इजी रखेंगे लोगों के लिए कि हाँ क्रेडिट ले लो, उतना ही आपको वर्किंग कैपिटल एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा। और जितनी स्ट्रिक्ट आपकी क्रेडिट पॉलिसी होगी, मतलब आप क्रेडिट बिल्कुल नहीं देते, उतना ही कम वर्किंग कैपिटल आपको लाना पड़ेगा। सो सिंपल सा लॉजिक है, सामान बेचा लेकिन पैसे नहीं आए तो नया सामान खरीदने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पैसे एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। और अगर वहीं पे आप सामान बेचते हैं, पैसे लगे हाथ मिल जाते हैं, तो उसी पैसे से आप दोबारा से सामान खरीद सकते हैं। सिंपल सा लॉजिक। ये सारे जितने भी एग्जाम्पल है ना वर्किंग कैपिटल के, बस आपने घर के बाहर वाली जो ग्रोसरी शॉप होती है ना, उनके बारे में सोच लेना, सारे एग्जाम्पल समझ में आ जाएंगे, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कैसे क्या चलता है। ठीक है, सो ये था क्रेडिट अलाउड। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, विच इज क्रेडिट अवेल्ड। क्रेडिट अवेल्ड का क्या मतलब है? देखो, मेरी एक शॉप है, मुझे उसके लिए रॉ मटेरियल खरीदने हैं। ठीक है, मेरा खर्चा कहाँ होता है? इनिशियली रॉ मटेरियल खरीदने पे ही, वर्किंग कैपिटल वाला खर्चा बोल रही हूँ। तो रॉ मटेरियल खरीदने पे मेरा क्या होता है? खर्चा होता है। इस रॉ मटेरियल को मैं आगे प्रोसेस करती हूँ, कन्वर्ट करती हूँ फिनिश गुड में, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करती हूँ और उसे सेल कर देती हूँ। शॉर्ट में लिख रही हूँ सारी चीज़ें। रॉ मटेरियल प्रोसेस करती हूँ, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हूँ और उसके बाद प्रॉफिट ऐड करके सेल कर देती हूँ। ठीक है, सेल करने के बाद मुझे पैसा मिलता है। यहाँ पे मेरे पैसा खर्च होता है, यहाँ पे मुझे पैसा मिलता है। अब सोचिए, मैंने रॉ मटेरियल क्रेडिट पे परचेज कर लिया, मैंने खुद ने रॉ मटेरियल क्या किया? क्रेडिट पे परचेज कर लिए। मतलब मैंने रॉ मटेरियल कैसे खरीदे? उधारी पे खरीदे। उधार पे खरीदते हैं तो पैसे पे करने नहीं पड़ते हैं इमीडिएटली, बाद में पे करने पड़ते हैं। तो मैंने उधारी पे रॉ मटेरियल खरीद लिया, उसे प्रोसेस कर लिया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉफिट ऐड कर दिया, सेल कर दिया। उसके बाद मुझे पैसे मिल गए, फिर मैं अपनी उधारी चुका रही हूँ। यहाँ सोचे हम तो मुझे वर्किंग कैपिटल इनिशियली तो लगा ही नहीं। कब लगेगा वो? तब लगेगा जब सेल से प्रोड्यूस आ जाएंगे। तो मुझे क्या यहाँ पे कुछ भी अपनी तरफ से डालना पड़ा? नहीं, मैंने प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया, सामान बेचा, वहाँ से मुझे प्रॉफिट हुआ, उससे मैंने ये पे कर दिया। तो यहाँ पे मेरी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी कम हो गई है। पिछले वाले पॉइंट में हम सेल कर रहे थे लेकिन क्रेडिट पे सेल कर रहे थे तो हमें पैसा मिल नहीं रहा था। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हम रॉ मटेरियल के लिए पैसा ही नहीं डाल रहे, हम उधारी पे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं। तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कहाँ से आई? नहीं आई। तो जब आप उधारी पे सामान खरीदते हैं और उससे अपना प्रोडक्शन कंप्लीट करते हैं तो तब आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। दोबारा से समझिएगा, मुझे खर्चा कब करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल का? जब मैं रॉ मटेरियल परचेज कर रही होती हूँ, उसको मैं प्रोसेस करती हूँ, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करती हूँ, प्रॉफिट ऐड करती हूँ, सेल करती हूँ और उसके बाद मुझे पैसे मिल जाते हैं। जिस प्रकार से क्रेडिट अलाउड में मैंने लोगों को सेल किया था उधारी पे, तो मुझे ये पैसे नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण नेक्स्ट रॉ मटेरियल के मुझे एक्स्ट्रा पैसे डालने पड़ रहे थे, तो मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो रही थी। यहाँ वाले केस में रॉ मटेरियल ही मैं उधारी पे खरीद रही हूँ तो मेरे को पैसे डालने ही नहीं पड़ रहे। स्टार्टिंग में मैंने उधारी पे कोई सामान खरीदा, मतलब मैंने पैसे नहीं पे किए, पैसे नहीं पे किए मतलब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हुई नहीं। तो जब आप उधारी पे सामान देते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, जब आप उधारी पे सामान लेते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। सिंपल सा लॉजिक। क्रेडिट
अवेल करते हैं, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। क्रेडिट अलाउ करते हैं तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सार हो गया ये हमारे पूरे उसका। Just as a firm allows credit to its customer, it may also get credit from its suppliers. जिस प्रकार से फर्म क्रेडिट अलाउ करती है अपने कस्टमर्स को, उसी प्रकार से कभी कभी सप्लायर आपको क्रेडिट अवेल करने के लिए बोलते हैं। To the extent that avails the credit on purchases, the raw material requirement is reduced. जितना आपने उधार पे ले लिया उतनी आपकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि आपको पैसा डालना नहीं पड़ा इनिशियली। सो ये है हमारा क्या, एक और पॉइंट फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल में। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी में ये बोलते हैं कि फर्म्स मैनेज देयर ऑपरेशंस विद वेरिड डिग्री ऑफ एफिशिएंसी। फॉर एग्जांपल, अ फर्म मैनेजिंग इट्स रॉ मटेरियल्स efficiently may be able to manage with a smaller balance। ये बोलते हैं कि अगर आपने अपने फंड्स के ऊपर कंट्रोल रखा, आपने अपने फंड्स को अच्छी तरह से मैनेज किया, तो ऐसे सिनेरियो में आपके फंड्स की रिक्वायरमेंट लिमिटेड होती है। खुद पे अप्लाई करके देख लो। तुम अगर 10 रुपए को अच्छे से स्पेंड करो कि 2 रुपए में टॉफ़ी ले ली, 3 रुपए का समोसा खा लिया, 5 रुपए यहाँ ख़त्म हो गए, 2 रुपए की चॉकलेट और ले ली तुमने कुछ अलग वैरायटी की, और 3 रुपए तुमने पानी की बॉटल या फ्रूटी का छोटा सा पैक आता था उस पर वेस्ट वो कर दिया, तो 10 रुपए में तुमने 4 चीज़ें खरीदी। ऑन द अदर हैंड तुम गए, तुमने चिप्स का पैकेट उठाया जो कि 10 रुपए का था, क्या लगा तुम्हारे हाथ, 4 चिप्स के पैकेट, चिप्स के पैकेट नहीं, चिप्स के पीसेस। सो आपको आना चाहिए कि हाउ टू मैनेज योर फंड्स प्रॉपरली। अगर आपको मैनेज करना आता है, आप कम पैसे में भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। टेलिंग यू, लाइफ मंत्रा है, ज़्यादा पैसे स्पेंड करने के पीछे मत भागो। जितने खर्च करोगे उतने और कमाने पड़ेंगे, उतने और कमाओगे उतनी और इच्छा बढ़ेगी, और ज़्यादा हो और ज़्यादा हो। लिमिटेड लाइफ में रहो, मिनिमलिस्टिक लाइफ जियो, उसमें भी अच्छी तरह गुजारा हो सकता है। गांधी जी बोलते थे ना, उच्च विचार और सादा जीवन, सादा जीवन उच्च विचार, उसी की तरफ जाया करो। तो ये बोलते हैं अगर आपको अपने फंड्स मैनेज करने आते हैं, कम पैसों में भी आप बहुत कमाल करके दिखा सकते हैं। सो जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशन अपने फंड्स को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, अपने पूरे सिस्टम को सही तरह से बना के बैठती हैं, उनको कभी भी फंड्स की शॉर्टेज नहीं लगती है। वो स्मॉलर बैलेंस में भी काफ़ी अच्छा काम कर लेती हैं। This is reflected in a higher inventory turnover ratio. Similarly, a better debtors turnover ratio may be achieved, reducing the amount tied up in receivables. Better sales efforts may reduce the average time for which finished goods inventory is held. Such efficiencies may reduce the level of raw material, finished products, and this and that. Okay. This is too technical. Too technical. आपको अकाउंट्स अच्छे से याद करना पड़ेगा, तब आपको यही बात समझ में आएगी। लेकिन पॉइंट ये यही बोल रहे हैं कि आप हर एक चीज़ पे, जो हमारी रॉ मटेरियल से लेके फिनिश प्रोडक्ट्स तक और उसको बेचने तक की जर्नी होती है, उसको अगर एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में चलाते हैं ना, तो आपके हाथ में बहुत सारे फंड्स हमेशा रहेंगे। आपको कभी भी इनसफिशिएंट फंड्स नहीं लगेंगे, क्योंकि आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे, आपने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। ये वाली लाइंस याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज इट्स टू टिपिकल। सामने वाले को भी समझने के लिए थोड़ा सा दिमाग अप्लाई करना पड़ेगा। और मान के रखिए, एग्जामिनर कभी भी अपना माइंड अप्लाई नहीं करना चाहता है। उसको जो चीज़ें आती हैं वो उसको रीड करके बस उसी के बेसिस पे आपको पॉइंट देता है। जहां आपने उनकी मेहनत बढ़ा दी ना, वहीं आपके मार्क्स कट गए। सिंपल सा लॉजिक मानना। तुम खुद ही सोच के देखो, मैं तुम्हें 10 नोटबुक चेक करने के लिए दूँ, 4 नोटबुक में तुम्हें बिल्कुल एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े, जो तुम्हारी नॉलेज लेवल है बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तुम फटाफट चेक करोगे, अच्छे मार्क्स दोगे क्योंकि चीज़ें समझ में आ रही हैं। बट वहीं पे अगर तुम टेक्निकल चले गए, जार्गन्स इस्तेमाल कर दिए, ऐसी टेक्निकलिटीज़ दे दी कि जिसमें उसको समझने में टाइम लग रहा है, तो वो अपना टाइम सेव करने के चक्कर में फुल क्रॉस करके आगे निकल जाएगा। ज़रूरी नहीं है सब ऐसा करें, बट मैक्सिमम लोग ऐसा ही करते हैं। सो ऐसा स्कोप ही क्यों छोड़ना, ईजी वे में लिखो, ईजी लैंग्वेज लिखो, वो सारे पॉइंट्स लिखो जो सबको समझ में आते हैं, बस सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम पिक करते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स क्या बोलता है, ये बोलता है
ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है कि रॉ मटेरियल्स कितना ईजिली आपके यहाँ पे अवेलेबल है, रॉ मटेरियल्स को कितना टाइम लगता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में आने के लिए। जैसे इफ द रॉ मटेरियल्स एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर अवेलेबल फ्रीली एंड कंटिन्यूसली, लोअर स्टॉक लेवल्स आर सफाइस। ओके, ये मेरी इंडस्ट्री है। मेरी इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल्स होते हैं ना, वो बाहर से आते हैं। बाहर से मतलब इम्पोर्टेड माल होते हैं, इम्पोर्ट किया जाता है यहाँ की रॉ मटेरियल्स को। तो बाहर से आते हैं मतलब टाइम टेकिंग होते हैं। ऑब्वियसली कोई भी चीज़ अगर आप इम्पोर्ट करेंगे, बाहर से मंगवाएंगे, तो उसमें टाइम लगेगा आने में, क्योंकि शिप के ज़रिए ट्रांसपोर्टेशन पूरा होगा, इधर से उधर घूम के आएंगे। तो इट्स अ वेरी टाइम टेकिंग प्रोसेस। अब आप मुझे बताइए, आपके पास लास्ट 4 पीस पड़े हुए हैं रॉ मटेरियल के, क्या आप अभी भी वेट करेंगे कि रॉ मटेरियल एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट लॉट डालेंगे? ऑब्वियसली नहीं। आपको पता है बाहर से आने में अप्रॉक्स 30 दिन लग जाते हैं। तो आप यहाँ पे एक इन्वेंट्री मिनिमम लेवल सेट करके रखेंगे कि अगर मेरे रॉ मटेरियल 100 से नीचे हुए, 100 पीसेस से नीचे हुए, तो मुझे फट से दोबारा ऑर्डर डालना है। क्या समझे? दोबारा समझिएगा। मैं जो रॉ मटेरियल्स मंगवाती हूँ वो बाहर से मंगवाती हूँ, इंडिया के बाहर से आते हैं वो, जिसे लग जाते हैं 30 दिन करीबन। तो 30 दिन का टाइम पीरियड मुझे मान के चलना पड़ेगा कि मैंने आज रॉ मटेरियल ऑर्डर किए तो 30 दिन बाद मेरे प्रीमाइसेस में वो रॉ मटेरियल्स आएंगे। ऐसे सिनेरियो में मेरे यहाँ पे जैसे ही 100 रॉ मटेरियल बचे होते हैं, मैं फट से सेकेंड ऑर्डर डालती हूँ कि भैया मेरे रॉ मटेरियल्स ख़त्म होने वाले हैं और अब मुझे नेक्स्ट बुलवाने ही पड़ेंगे। बट अगर मैं ऐसा नहीं करूँ, मेरे यहाँ पे लास्ट 2-3 रॉ मटेरियल पड़े हो, उसके बाद मैं ऑर्डर प्लेस करूँ, तो आप ये सोचिए कि ये 2-3 तो आज ही खर्च हो जाएंगे, नए आने में 30 दिन लगेंगे, कई बार हो जाते हैं 30 से 35 दिन भी हो जाते हैं। 30 दिन तक, रिमेनिंग 30 से 35 दिन तक आपके यहाँ पे क्या प्रोडक्शन बंद रहेगी? क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं ऐसा? नहीं। तो ये बोलते हैं काफ़ी हद तक आपका वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी पे। इफ़ द रॉ मटेरियल एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल्स आर अवेलेबल फ्रीली, अगर वो ईजिली मिल जाते हैं, कंटिन्यूसली मिल जाते हैं कि बस बगल की शॉप से रॉ मटेरियल लाने हैं, तो आप अफोर्ड कर सकते हो कम स्टॉक रखना। कम स्टॉक मतलब 3-4 पीस भी होंगे तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू पीपल, क्योंकि भैया जैसे ही ख़त्म होगा बगल वाली दुकान पे जाके ले आएंगे। जैसे ये टेलर्स की शॉप होती है, टेलर्स क्या करते हैं, अगर उनके बगल में ही कोई ऐसी आर्ट एंड क्राफ्ट वाली शॉप है जहाँ पे सुई धागा उनको ईजिली मिल जाता है, तो वो ये नहीं करते कि पहले से स्टॉक लेके रखेंगे। वो जैसे ही ख़त्म होती है उनकी कोई सुई या धागा, वो जाके फट से उस दुकान से ले लेते हैं। ऑन द अदर साइड एक टेलर की शॉप यहाँ पे और सुई धागे की 2 किलोमीटर तक कोई शॉप नहीं है, तो वो अपने पास स्टॉक रखता है। तो ये मानिए जब रॉ मटेरियल आपको ईजिली मिल जाते हैं तो आप कम स्टॉक अपने पास रखेंगे, लेकिन वहीं पे अगर रॉ मटेरियल बहुत सारे चाहिए होते हैं तो आप ज़्यादा स्टॉक रखते हैं। तो यहाँ ये बोलते हैं जितना ईजिली रॉ मटेरियल मिलेगा स्टॉक उतना कम रहेगा, जितना मुश्किल से रॉ मटेरियल मिलेगा स्टॉक उतना ज़्यादा रहेगा। If, however, raw materials do not have a record of uninterrupted availability, higher stock levels may be required. अगर uninterrupted availability नहीं होगी तो ऐसे में आपका क्या रहेगा, अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो ऐसे में आपको स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा। मतलब मान लो आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है स्टॉक मंगवाने से पहले, तो ऐसे में आप पहले से इंश्योर करोगे कि स्टॉक का एक लेवल आपके यहाँ पे मेंटेन रहे। इन एडिशन द टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड एक्चुअल रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल। मान लीजिए आपने ऑर्डर आज प्लेस किया है, अब कोई इतना खाली तो नहीं कि आपने ऑर्डर अभी प्लेस किया आधे घंटे में आ जाएगा, स्विगी का ऑर्डर तो है नहीं है ना। तो आपने ऑर्डर आज प्लेस किया है, आपके हाथ में रॉ मटेरियल आ रहा है फॉर से 15 दिन के बाद,
तो ये जो लीड टाइम है इसको भी आपको काउंट करना पड़ता है कि भैया अगर ख़त्म हो गया हमारे यहाँ पे चीज़, जैसे मैंने बताया 30 दिन का टाइम लग रहा था वहाँ से आने में, तो यहाँ पे 15 दिन का लग रहा है, तो आप उतना स्टॉक रखेंगे जितना 15 दिन में आपका यूज़ हो जाएगा। उसके बाद वाला तो ऑब्वियसली आप मंगवा सकते हैं बाहर से। लार्जर द लीड टाइम लार्जर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्टोर्ड, जितना लंबा ये लीड टाइम होगा रॉ मटेरियल ऑर्डर करने में और रॉ मटेरियल रिसीव होने में, उतना ही हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल एक्स्ट्रा रखेंगे। दोबारा से सुन लो इसको, आज मैंने रॉ मटेरियल ऑर्डर किया तो ऑर्डर प्लेस हुआ है रॉ मटेरियल का, ऑर्डर आने में कुछ समय लग गया तो ऑर्डर रिसीव हो रहा है इस डेट पे। ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको हम बोलते हैं लीड टाइम। इसको हम क्या बोलते हैं, लीड टाइम। सो इट सेज जितना लंबा लीड टाइम होगा उतना ज़्यादा आप स्टॉक अपने पास रखेंगे, जितना कम लीड टाइम होगा उतना कम आप स्टॉक रखेंगे। अब ज़्यादा स्टॉक रखना कम स्टॉक रखने का क्या मतलब है, ज़्यादा स्टॉक रखना मतलब वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखना, कम स्टॉक रखना मतलब वर्किंग कैपिटल कम लगना, सिंपल सी बात। तो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना स्टॉक कितना वर्किंग कैपिटल लगाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली अनदर पॉइंट विच इफेक्ट्स द वर्किंग कैपिटल थिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट क्या बोलता है, ये बोलता है जितना लंबा आपका जितना ऊंचा आपका सपना होगा उतना ही ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपको अपने पास रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, मैंने सोचा कि मुझे अपने पूरे स्कूल को पार्टी देनी है, फर्स्ट एग्जांपल में मुझे पूरे स्कूल को पार्टी देनी है, तो मुझे मेरे उतने पैसे भी तो रखने पड़ेंगे ना, मेरी जेब में उतने पैसे होने चाहिए। ऑन द अदर साइड मैंने सोचा नहीं मैं अपने सिर्फ फ्रेंड्स को पार्टी दूंगी, तो मेरे को पैसे भी कितने रखने होंगे, बहुत ही लिमिटेड रखने होंगे। एक तरफ आपका फ्रेंड सर्कल है और दूसरी तरफ आपका पूरा स्कूल है, ज़्यादा पैसे कहाँ खर्च होंगे पूरे स्कूल में। अब इससे क्या समझ में आता है, जब आप बड़ी चीज़ें सोचते हैं, जब आप ग्रैंड मतलब बहुत जाइंट चीज़ें सोचते हैं, तो आपको उसके लिए एक्सपेंडिचर भी उतना ही करना पड़ता है। अगर आप छोटा मोटा एग्जाम्पल सोच रहे हैं कि छोटा मोटा ग्रो कर लेंगे उतने से काम चल जाएगा, तो ऐसे सिनेरियो में आपका ज़्यादा वर्किंग कैपिटल नहीं लगेगा। लेकिन जहाँ आपने सोचा नहीं मुझे तो जॉइंट चाहिए, मेरा ऑर्गेनाइजेशन बहुत बढ़िया प्रोडक्शन करता हो, मेरा बहुत लंबे स्केल पे काम चल रहा हो और मुझे अच्छा कुछ करना है, ग्रो करना है लाइफ में, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना है, देन इन दैट सिनेरियो यू विल हैव टू स्पेंड मनी ऑन दैट। तो ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट अगर कम है वर्किंग कैपिटल कम होगा, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगा। जो मैं आपको नोट्स बनवा रही थी वो तो भूल ही गई पिछले पॉइंट में। ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट कम है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। If the growth potential of a concern is perceived to be higher, it will require larger amount of working capital so that it will be able to meet the higher production and sales target whenever required. मैंने सोचा मुझे प्रोडक्शन करनी है 10,000 पीसेस की, तो 10,000 पीसेस के लिए रॉ मटेरियल्स भी तो 10,000 का ही खरीदोगे। 2,000 का रॉ मटेरियल खरीद के 10,000 पीसेस का कपड़ा तो नहीं बना पाओगे ना तुम। तो जितनी लंबी तुम्हारी उड़ान होगी उतनी ज़्यादा तुम्हें मेहनत करनी पड़ती है, ये तो तुमने सुना ही होगा। बस वही चीज़ यहाँ पे है कि जितनी लंबी आप ग्रोथ सोच रहे हैं उतना ज़्यादा वर्किंग कैपिटल आपको स्पेंड करना पड़ेगा। चलिए अब मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज लेवल ऑफ कंपटीशन। इसमें ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं आपका दुकान यहाँ पे है, ठीक है, चलो इधर साइड बनाते हैं अपन। आपका दुकान यहाँ पे है, आप जिस चीज़ का वो करते हैं, फॉर से ग्रॉसरी, आपकी ग्रॉसरी शॉप है, आपके एक बाजू में एक बंदे ने ग्रॉसरी शॉप खोली, दूसरे बाजू में दूसरे इंसान ने, तीसरे में तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, छठे ने। तो आपके आसपास 6 लोग आ गए हैं जो आपसे compete करना चाहते हैं। एक इंसान आया, उसने यहाँ पे कोई सामान पूछा,
नहीं मिला, उसके पास ख़त्म हो गया था, छोटी शॉप थी, ज़्यादा सामान नहीं रखता था। वो यहाँ गया, यहाँ सामान नहीं मिला, वो आपके पास आया, आपके पास वो सामान उसे मिल गया। जैसे आपने पूरा इंसिडेंट देखा, आपको रियलाइज़ हुआ कि यार अगर मैं हर एक चीज़ अपने पास रखूँगा, हर एक चीज़ अच्छी क्वांटिटी में रखूँगा, तो लोग मेरे पास ज़्यादा आएंगे। क्या समझ में आया? अगर मैं हर एक चीज़ अपने दुकान में अवेलेबल रखूँगा, लोगों के लिए जितनी चीज़ रिक्वायर्ड होती है उतनी रखूँगा, तो मेरे पास लोग ज़्यादा आएंगे। सोचा आपने? आपने सेम फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। आपने अपनी शॉप पे बहुत सारा अमाउंट ऑफ जो भी था रॉ मटेरियल्स या जो भी चीज़ें थी वो रखना शुरू कर दिया। इन सब के कंपैरिजन में अब आपकी शॉप में ज़्यादा सामान है, पर ये सामान क्या आपकी चुटकी बजाते हुए आ गया था, या फिर वो शेरों वाली माता का वो है मटका जो कभी ख़त्म नहीं होता, उसमें से आप निकालते जा रहे हो? नहीं ना, आपने खरीदा है वो सारा सामान। खरीदा है मतलब आपने वर्किंग कैपिटल लगाया होगा, बिल्कुल लगाया होगा। तो ऐसे इंस्टेंसेस में आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाता है जब आपको कॉम्पिटिटर से आगे निकलना होता है और आप अपने पास अच्छा सारा सामान रखते हैं, अच्छा सारा मतलब क्वांटिटी वाइज सामान रखते हैं। सो व्हाट दे आर सेइंग इज, ग्रॉसरी शॉप है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, अगर सबके सामने आपको आगे निकलना है, मार्केट में सबसे आगे निकलना है, तो आपको हर एक चीज़ अवेलेबल रखनी पड़ेगी, और अवेलेबल रखने के लिए आपको पैसे स्पेंड करके वो सारी चीज़ें लानी पड़ेंगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में। आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी चीज़ें लाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल स्पेंड करना पड़ेगा। चलिए, ये बोलता है higher level of competitiveness may necessitate larger stocks of finished goods to meet urgent orders from customers. Customers के urgent order deal करने के लिए आपको अपने पास अच्छा खासा finished good का स्टॉक रखना पड़ेगा। दिस इंक्रीजेज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसकी वजह से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि आपको उतना स्टॉक रेडी करके रखना होगा। रॉ मटेरियल खरीदोगे, प्रोसेस करोगे, प्रोडक्शन में खर्चा होगा, ये होगा वो होगा, और उसके बाद फिनिश गुड्स पड़ेंगे, और उसको स्टॉक में रखना मतलब वेयर हाउस का खर्चा, तो खर्चा तो हो ही रहा है बहुत सारा। कॉम्पिटिशन में ऑल्सो फोर्स द फर्म टू एक्सटेंड लिबरल क्रेडिट टर्म्स डिस्कस अर्लियर। ये बोलते हैं कई बार कॉम्पिटिशन के कारण हम लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज़ भी रख देते हैं कि 4 दिन के उधार पे ले लो, 10 दिन के उधार पे ले लो, 15 दिन के उधार पे ले लो। जैसे मैंने ये बताया ना, ये ग्रॉसरी शॉप वाला, ये कभी एनालाइज करना तुम्हारे एरिया में अगर ऐसा कुछ हो कि एक ग्रॉसरी शॉप के पास 2-3 हैं, यूजुअली ऐसा ही होता है, एक खोलता है तो 2-3 खोल लेते हैं। अब इनमें होड़ रहती है कि सबसे ज़्यादा सेल किसकी हो, तो वो क्या करते हैं, किसी इंसान को क्रेडिट पे पैसा चाहिए, उधारी पे चाहिए, तो वो दे देते हैं, उधारी पे तुम सामान ले जाओ, उधारी पे तुम सामान ले जाओ। क्यों? ताकि आपकी सेल्स ज़्यादा हो। तो बस उसी कंपटीशन को डील करने के लिए कभी कभी ये क्या करते हैं, अपनी क्रेडिट पॉलिसीज़ को बहुत ज़्यादा लिबरल बना देते हैं, जिसके कारण ज़्यादा कस्टमर बेस इनके पास आए। सो ये था हमारा लेवल ऑफ कंपटीशन। ये बोलते हैं कंपटीशन लेवल हाई है, कंपटीशन लेवल हाई है, स्टॉक ज़्यादा रखना पड़ेगा, सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। कंपटीशन लो है, स्टॉक ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या, लेवल ऑफ कंपटीशन। चलिए, लास्ट पॉइंट हमारा इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जनरल प्राइस राइज। बोले तो जब मैक्सिमम चीज़ों के मैक्सिमम गुड्स के प्राइसेस आपको बढ़े हुए दिखते हैं, तो इसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, महंगाई बोलते हैं। देखिए, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टी शर्ट के 10,000 पीस बनाते थे एक मंथ में। रॉ मटेरियल आपको इसके लिए 6,000 रुपये में मिल जाता था। आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में 10,000 पीसेस बनाते थे एक महीने में, 10,000 पीसेस बनाते थे एक महीने में, और आपको रॉ मटेरियल कितने में मिल जाता था, 6,000 में। प्रोडक्शन करके आप अपना काम चला लेते थे, सूखी वूखी जैसे मिलती थी खा लेते थे। अब हुआ कैसे, हुआ क्या एक्चुअली, आया इन्फ्लेशन, महंगाई आ गई भाई। जब महंगाई आई, आपका प्रोडक्शन तो सेम ही रहेगा 10,000 का,
बट जो चीज आपको पहले 6,000 की मिल रही थी अब वो आपको 8,000 की मिलेगी। आपका जो रॉ मटेरियल है वो इंक्रीज नहीं हो रहा, रॉ मटेरियल का प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ऐसे सिनेरियो में आपको अपने पास ज्यादा वर्किंग कैपिटल रखनी पड़ेगी। सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन करने के लिए, आपका प्रोडक्शन लेवल नहीं बदल रहा है, प्रोडक्शन आज भी आप 10,000 पीसेस की करोगे, लेकिन रॉ मटेरियल का पैसा बढ़ने के कारण वर्किंग कैपिटल ज़्यादा आएगी। दोबारा से बताती हूँ, 10,000 एक मंथ में आप पीसेस बनाते थे जिसका रॉ मटेरियल आपको 6,000 में मिल जाता था और आपकी लाइफ अच्छी खासी कट रही थी। बट फिर इन्फ्लेशन आया, महंगाई आई, वही चीज़ जो आप 10,000 की 6,000 रुपये में जो चीज़ बना रहे थे वही चीज़ अब आप की बनेगी 8,000 रुपये में, क्योंकि रॉ मटेरियल महंगे हो गए। तो वर्किंग कैपिटल आपको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करना पड़ेगा। ये चीज़ आपने यूजुअली तब देखी होगी जब आप छोले भटूरे ऑर्डर करते हैं। जिन सीजन्स में प्याज के दाम लिमिटेड होते हैं वो आपको भर भर के वो देते हैं प्याज, मतलब ऐसे अलग से पैकेट में इतने सारे प्याज डाल के देंगे। लेकिन जिन सीजन्स में प्याज की प्राइस बढ़ जाती है क्योंकि उनका प्रोडक्शन कम हुआ होता है तो वो आपको बहुत ही लिमिटेड प्याज देते हैं या देते ही नहीं है। तो वो चीज़ें क्या दिखाते हैं कि जैसे ही आपके रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है या तो आप कटौती करो। अब यहाँ पे कटौती करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि जितने पीसेस में जितना कपड़ा लगेगा वो तो लगेगा ही लगेगा ना। तो यहाँ पे आपको फिर क्या करना पड़ेगा, अपना वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए। वापस आ जाइए, ये यहाँ क्या बोलते हैं, with rising prices larger amounts are required even to maintain a constant volume of production and sales। सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, 10,000 पीस कल भी बना रहे थे, आज भी बना रहे हैं, बस आपको पैसा ज़्यादा स्पेंड करना पड़ रहा है रॉ मटेरियल पे। The working capital requirement of a business thus becomes higher with higher rate of inflation। Working capital requirement ज़्यादा हो जाती है ज़्यादा rate of inflation से। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, इन्फ्लेशन बढ़ा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन घटा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, घट जाएगी। The working capital requirement of a business thus becomes higher with the higher rate of inflation. It must however be noted that an inflation rate of 5% does not mean that every component of working capital will change by the same percentage, the actual percentage। ओके ये बोल रहे हैं अगर इन्फ्लेशन का 5% इंक्रीज हुआ, मतलब महंगाई 5% से बढ़ी, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि सारे प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ रही है। मैंने आपको पहले भी बताया इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जनरल प्राइस राइज। आई डिडंट से ऑल द आइटम्स प्राइसेस विल बी इंक्रीजिंग, नो, सारी चीज़ों की प्राइस इंक्रीज नहीं होते इन्फ्लेशन में। महंगाई जब आती है हर एक चीज़ का प्राइस इंक्रीज नहीं होता, जो मोटी मोटी चीज़ें होती हैं पेट्रोल डीजल इन सब चीज़ों का प्राइस राइज होता है, उसको भी हम महंगाई बोल देते हैं, उसको भी हम इन्फ्लेशन बोल देते हैं। तो इन्फ्लेशन डजंट मीन कि पूरी चीज़ों पे अप्लाई होगा, नहीं, लिमिटेड चीज़ों पे भी हो सकता है, कुछ कुछ चीज़ों पे भी हो सकता है। चलिए यहाँ ख़त्म होते हैं हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। कितने सारे फैक्टर्स पढ़ लिए हमने। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि जब भी वर्किंग कैपिटल का अमाउंट फिक्स करना है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको सिर्फ उतना ही वर्किंग कैपिटल लेना है जितना ये सारे पॉइंट्स पे फिट बैठे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, अगर नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से ले लीजिए। प्रीवियस या नेक्स्ट वीडियो देखना है तो वो आप देख सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन के फर्स्ट कमेंट से। प्लस नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा फिक्स्ड कैपिटल वर्सेस वर्किंग कैपिटल, और उसके बाद रहेगा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल वर्सेस नेट वर्किंग कैपिटल। तो अगर उनमें कोई भी डाउट आपको है तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।